आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के इस नए चैप्टर यानी कि लेसन, आज आप लोगों का लेसन 8 होने वाला है, जिसका नाम कौन सा यहाँ पे हाउ फ्री इज द प्रेस वर्ग 12वीं से है। और इसका नाम क्या है आपका, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस कितना स्वतंत्र है। और यह आप लोगों का एक एसे है और इसको लिखा है डॉर्टी एल सीयर्स ने। तो चलिए हम लोग डॉर्टी एल सीयर्स के बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो डॉर्टी एल सीयर्स वॉज बॉर्न इन 1893 एंड डाइड वाज 1957, यानी कि डॉर्टी एल सीयर का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी। एसेइस्ट एक क्या थे, एक निबंधकार थे। और प्ले राइट एक नाटककार थे। पोएट एक कवित्री थी। पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, यानी कि लेखिका, और डिटेक्टिव का मतलब होता है और फिक्शन का मतलब होता है कहानियाँ उपन्यासकार। डॉर्टी एल सीयर्स एसेइस्ट निबंधकार थे, प्लेराइट नाटककार थे, कवित्री थे, राइटर डिटेक्टिव फिक्शन यानी कि जासूसी कहानियाँ उपन्यास का लेखिका थी। वाज एजुकेटेड एट समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। डॉर्टी एल सीयर एजुकेटेड यानी कि जो शिक्षा दीक्षा एट समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी कि ऑक्सफोर्ड के समरविल कॉलेज में इनका शिक्षा दीक्षा हुई थी। इन 1915 सीयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1915 ईस्वी में सीयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली प्रथम महिलाओं में से एक थी डॉर्टी एल सीयर्स। हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड, यानी कि पब्लिश यानी कि काम, यानी कि इनका जो प्रकाशित रचनाएं हुआ कौन कौन शामिल है। इनकी सबसे शामिल है पहला क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अ नेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉड इन नाइट। क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अ नेचुरल डेथ और लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉड इन नाइट, ये जो डॉर्टी एल सीयर्स के प्रमुख रचनाएं हैं। सी एडिटेड, संपादन भी किया है इन्होंने। सी ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन एंड पब्लिकेशन। जो दोस्तों है जो ग्रेट शॉर्ट स्टोरी जो है ना, जासूसी करने के जो लोक कथाएं हैं ना, जो महान लोक कथाएं, इनका संपादन किया है। एंड पब्लिश्ड और प्रकाशित किया है कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फेर्नो, और इनका जो फेरनो के सक्षम पद का अनुवाद भी किया है इन द एसे। ये जो आप ऐसे पढ़ने जा रहे हैं ना, ये जो लेख पढ़ने जा रहे हैं ना, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना आज़ाद है, कितना फ्री है, स्वतंत्र है। इस ऐसे में, इस लेख में सी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट, या विचारों का स्पष्टवादी, या विचारों को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यानी कि स्पष्टता के साथ लिखती है। टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस, एक मामला बनाने के लिए, अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, मिस रिपोर्टिंग यानी गलत रिपोर्ट के अनुसार, और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये जो लेख है ना दोस्तों, ये लेख डॉर्टी एल सीयर्स ने प्रेस द्वारा गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ या प्रेस के स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचारों का स्पष्टता के साथ लिखती है। तो हम लोग अखबारों में जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, आंखें मूंद कर वे भरोसा कर लेते हैं। ये उन्हीं आंखों को खोलने का प्रयास करती है कि अखबारों में छपी हुई हर चीज़, प्रेस के द्वारा प्रकाशित हर चीज़ सत्य नहीं होती है, या उसके पीछे या कौन कौन सी कहानी होती है वह बताने की कोशिश कर रही है डॉर्टी एल सीयर। चलिए हाउ फ्री इज द प्रेस। सबसे पहला स्टेंजा है डैट। पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं। डैट का मतलब कि विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी, यानी कि स्वतंत्र प्रेस के बिना, यानी कि स्वतंत्र प्रेस के बिना देयर कैन बी नो फ्री पीपुल्स, यानी कि स्वतंत्र पीपुल नहीं हो सकते। थिंक एट ऑल फ्री पीपुल टेक फ्रॉम ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है मान लेना, एज्यूम कर लेना। ये कह रही है डॉर्टी एल सीयर कि स्वतंत्र प्रेस के बिना देयर कैन बी नो फ्री पीपुल, यानी कि ये जो थिंग या जो ये एक ऐसी चीज़ है डेट ऑल फ्री पीपुल टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको सभी स्वतंत्र लोग इसको मान बैठी है। कह रही है कि स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हो सकता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी स्वतंत्र लोग मान लेते हैं। वी नीड नॉट डिस्कस इट, हम लोग इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं।
nor will be at this moment discuss the restriction placed upon the press in time of war का मतलब है युद्ध के समय, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंधित या पाबंदी लगाना, डिस्कस का मतलब चर्चा करना। ये कह रही है कि बी डिड नॉट डिस्कस, यानी कि हम लोग इसके चर्चा नहीं करेंगे, नॉर विल एट दिस मोमेंट डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, ना ही हम इन टाइम ऑफ वार यानी कि लड़ाई के समय प्रेस पर लगाए गए पाबंदी यानी कि प्रेस पर लगाए गए रोक, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। एट सच टाइम्स ऑल, ऐसे समयों पर लड़ाई के दौरान, एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज़, लिबर्टीज़ का मतलब आज़ादी, लिबर्टीज़ हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि आज़ादी के दौरान डोटी एल्सेयर कहती है कि ऑल लिबर्टी यानी कि जितनी भी आज़ादी है ना, जितनी स्वतंत्रता है ना, हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, सबको सीमित कर देना पड़ता है। फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट, यानी कि स्वतंत्र लोगों को यह मस्ट बी सी इट, यानी ये समझना चाहिए, यह दिखना चाहिए कि व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, और जब शांति आती है फुल फ्रीडम यानी कि तभी पूर्ण स्वतंत्रता भी आती है। डोटी एल्सेयर कहती है कि जो भी यानी कि फ्री पीपल मस्ट बी सीट, यानी कि स्वतंत्र लोगों को या आज़ाद लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, व्हेन पीस कम्स, जब शांति आती है, फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, तभी पूर्ण स्वतंत्रता भी आती है, पूर्ण स्वतंत्रता भी हम लोग को स्टोर होती है, मतलब जमा हो जाती है। यानी कि अशांति रहती है तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है आज़ादी पर। इन द मीन टाइम, यानी कि इसी बीच इट में भी होलसम का मतलब है अच्छा, इन द मीन टाइम, इसी बीच इट में भी होलसम, टू कंसीडर वाट, यह विचार करना चाहिए, यह अच्छा हो सकता है, वाट दैट फ्रीडम इज़, वह आज़ादी की है, जिस प्रेस की आज़ादी की बात कर रहे हैं ना हम, कि यह सोचना अच्छा होगा कि वाट दैट फ्रीडम, वह आज़ादी क्या है, हाउ फार इट इज़ ट्रूली डिजरेबल, यानी कि यह कहाँ तक वह आज़ाद है, ट्रूली यानी कि सचमुच मतलब कि वह वांछनीय है। डोटी एल्सेयर कहते हैं कि यह समझना अच्छा होगा कि हम जिस आज़ादी का बात करें, जिस प्रेस आज़ादी की बात करें, वह आज़ादी क्या है, वह आज़ादी कहाँ तक वांछनीय है, प्रेस को कहाँ तक आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए, इसके बारे में बोलते। इट में टर्न आउट बी नो फ्रीडम, इट में टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, ये कह रही है कि बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। इट में टर्न आउट नो फ्रीडम एट ऑल, यह तनिक भी है या बिल्कुल भी यह स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इवन और मेयर फ्रीडम टू टेरिनीज, या यहाँ तक कि अत्याचार भी हो सकती है। जिस स्वतंत्रता की हम लोग बात कर रहे हैं वह स्वतंत्रता की बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हम लोग उस आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो फॉर टेरिनीज क्या होता है देखिएगा, यह जुल्म क्या है, अत्याचार क्या है। फॉर टेरिनी इज इन फैक्ट, सचमुच में अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन, यानी कि यह अत्याचार क्या है, यह अनकंट्रोल्ड फ्रीडम यानी कि अनियंत्रित आज़ादी या नियंत्रित स्वतंत्र है। वन मैन यानी कि एक व्यक्ति का नियंत्रित आज़ादी है, एक व्यक्ति का नियंत्रित स्वतंत्रता है। और वन गैंग, और एक गैंग के भी अनियंत्रित स्वतंत्रता, तो इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, और जब एक व्यक्ति एक गैंग इम्पोज इट्स विल नो वर्ल्ड, यानी कि अपनी इच्छाओं को थोपता है तो दुनिया को हम लोग इसको अत्याचार बोलते हैं, इसको जोर बोलते हैं, इसको जुल्म बोलते हैं। डोटी एल्सेयर कहती है। पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब ऑफ द प्रेस, डोटी एल्सेयर कहते हैं कि व्हेन वी स्पीक, जब हम लोग ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम लोग प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं तो बी यूजुअली मीन फ्रीडम इन वेरी टेक्निकल, यूजुअली का मतलब सामान्यतः, बी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। ये कह रही है कि जब हम लोग प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं ना, तो हम आम तौर पर या बहुत तौर पर तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब रखते हैं। निम्नली मतलब नाम, मतलब कि यानी अर्थात फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, और सेंसरशिप। डोटी एल्सेयर कहते हैं जब हम लोग प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं तो हमारा उस आज़ादी का अर्थ होता है तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में होता है। और कहने का मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा प्रेस पर लगाया गया सेंसरशिप, यानी कि जो
वो अपने प्रेस पर सेंसरशिप लगा देती है कि आपको क्या छापना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में द ब्रिटिश प्रेस यानी अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, ये कह रही है कि इस प्रकार में जब प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी प्रतिबंधित और टेक्निकी शब्द में होती है, जो सरकार के द्वारा सेंसरशिप प्रेस पर लगा देना। इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, अंडर ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य परिस्थितियों में सिंगुलरली फ्री रहती है। यानी कि जो ब्रिटिश या जो अंग्रेजी प्रेस जो है, यह ऐसी परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में सिंगुलरली फ्री है, यानी कि अत्यधिक आज़ाद है या असाधारण रूप से आज़ाद है। चलिए देखिए ब्रिटिश प्रेस क्या क्या कर सकता है, सुनिएगा। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर, ब्रिटिश प्रेस जो है यह हमला कर सकता है द पॉलिसी यानी कि नीति, यानी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कैरेक्टर ऑफ द यानी कि मंत्रियों के राजनीतिक चरित्रों और मंत्रियों के नीतियों पर हमला बोल सकता है ब्रिटिश प्रेस। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, ये दोस्तों यहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेसी का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, यानी कि जो ब्रिटिश प्रेस है ना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी इंटरफेयर कर सकता है, दखलंदाजी कर सकता है। कंडक्ट कैंपेन, तो अभियानों को कंडक्ट करा सकता है, चला सकता है। कैंपेन का मतलब अभियान, अभियानों को भी चला सकता है। टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को पलटने के लिए, यानी कि सबवर्ट का मतलब पलटना और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे संविधान, संविधान को भी पलटने के लिए ब्रिटिश प्रेस जो है कंडक्ट कैंपेन चला सकती है। इंसाइट मतलब का होता है भड़काना, इंसाइट सिटीजन्स टू डिसकंटेंट, नागरिकों में डिसकंटेंट यानी कि असंतोष भरा सकता है ब्रिटिश प्रेस। एंड द रेबलियन का मतलब होता है यहाँ पे बगावत करना है, नागरिकों को बगावत करने पर उकसा सकता है, नागरिकों को असंतोष भड़का सकता है। एक्सपोज स्कैंडल्स, स्कैंडल्स का मतलब होता है कि घोटाला एंड एक्सपोज उजागर करना, घोटालों को भी वो उजागर कर सकता है। एंड फॉर्मेंट ग्रीवांसेस, फॉर्मेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना और ग्रीवांसेस का मतलब होता है शिकायत करना, और जनता की शिकायत को भी बढ़ावा दे सकता है एंड उसे हवा भी दे सकता है। एंड जनरली और सामान्यतः हैरी एंड बी लेबर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और सरकार के नौकर जो है ना, राज्य के जो नौकर है ना, उनको भी कूट सकता है, उनको भी बिलेवर कर सकता है, उनको भी पीट सकता है। एंड हैरी और उसको सता भी सकता है। यानी कि ब्रिटिश जो प्रेस जो है ना, सामान्य परिस्थितियों में सिंगुलरली फ्री होता है, असाधारण रूप से स्वतंत्र रहता है। वह मंत्रियों का चाल चलन उसको उजागर कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी हस्तक्षेप कर सकता है, और संविधान के पलटने के लिए कंडक्ट कैंपेन चला सकता है, अभियान चला सकता है। डिसकंटेंट यानी कि वह असंतोष भी भरा सकता है, और एंड रेबेलियन यानी कि जनता से बगावत भी करवा सकता है। एक्सपोज स्कैंडल्स, वह घोटालों को भी उजागर कर सकता है, एंड और जनता की शिकायतों को भी उजागर कर सकता है, हवा दे सकता है। एंड राज्य के जो सर्वेंट है, सरकारी जो सेवक है, उनको भी, मंत्री जो है उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण आज़ादी की यह अखबार है। ऑन ओकेजन इट कैन बी बिकम अ वेपन टू, ये एक प्रेस हथियार बन सकता है, एक वेपन बन सकता है। टू कोर्स का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों कोई काम करने के लिए बाध्य कर देना। टू कॉर द गवर्नमेंट ऑफ, ये जो अखबार जो है हथियार बन जाता है सरकार को बाध्य करने के लिए। टू कन्फर्म, टू व्हाट, टू कन्फर्म यहाँ पे दिया गया फॉर्म, कन्फर्म टू संगत होना। टू, ये कन्फर्म टू गो आउट, ए सर्ट टू द विल ऑफ द पीपल, सरकार का मतलब यहाँ पे होता है यहाँ पे विल ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की इच्छा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ष लोगों की इच्छा थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, लेकिन अब लोगों की इच्छा है कि भाजपा की सरकार बने तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और आने वाले समय में लोगों की इच्छा बदलेगी तो सरकार भी बदल सकती है। यहाँ पे लिखा हो गया अखबार जो है ना, इट कैन बी बिकम वेपन, यह हथियार बन सकता है, हथियार के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सरकार को बाध्य करने के लिए, सरकार का मतलब होता है लोगों की इच्छा, इसलिए आप लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करें, नहीं तो आप लोगों को पद से हटा दिया जाएगा। यह काम भी अखबार करता है। नंबर 3 देखते हैं। सो फार
दिस इज़ ऑल टू द गुड, यानी कि सब अच्छा हुई ना, यानी कि दिस इज़ ऑल द गुड, ये सब अखबार की अच्छा ही। ओकेजनली का मतलब होता है यहाँ पे कभी कदार। दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्ट्रस हेजिटेशन एंड इनकॉन्सिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी, और कभी कभी प्रेस की यही आज़ादी में प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकती है। डिजास्ट्रस का मतलब होता है अनर्थकारी, और हेजिटेशन का मतलब संकोच, इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब होता है विसंगति और अस्थिरता, यानी कि यह कभी कभी प्रेस की यही आज़ादी यही संकोच को बढ़ावा दे सकती है, संकोच को जन्म दे सकती है। एंड इनकॉन्सिस्टेंसी इन पब्लिक पॉलिसी, कभी कभी पब्लिक पॉलिसी यानी कि यह अस्थिरता को भी, संगतियों को भी जन्म दे देती है। यानी कि आज़ादी अच्छी भी है और आज़ादी बुरी भी है, क्योंकि वही आज़ादी घोटालों का भी भंडा फोड़ सकती है, और वही आज़ादी कभी कभी पब्लिक पॉलिसी में विसंगति और अस्थिरता को भी उत्पन्न कर सकती है। और टेंड टू हैम्पर मतलब तो यहाँ पर कुछ करना, हैम्पर का मतलब होता है अवरुद्ध करना। द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इन इमरजेंसी, एग्जीक्यूशन का मतलब तो क्रियान्वयन करना ऑफ इमरजेंसी मेजर्स। कभी कभी आज़ादी जो है ना, ये तो क्या करता है यहाँ पे स्विफ्ट एग्जीक्यूशन, एक जो इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन मेजर्स होते हैं ना, उनके तेज क्रियान्वयन के लिए, तेज गति के लिए कभी कभी बाधा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। बट जनरली स्पीकिंग, समान सी बात है, समान से बोला जाता है कि इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट सेंटर द डॉक्यूमेंट टू डेमोक्रेसी। सस्टेन का मतलब होता है यहाँ पे कायम रखना, सेंट्रल डॉक्ट्रिन डेमोक्रेसी, डॉक्ट्रिन का ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल एज यहाँ पे कि यहाँ पे केंद्रीय सिद्धांत या मूल सिद्धांत, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को सुरक्षित भी करती है और उसको यह कायम भी रखने के लिए काम करते हैं यह अखबार और प्रेस। एज वी एंड अंडरस्टैंड इट, जैसे कि हम लोग इसको समझते हैं, डैट द स्टेट इज़ नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोकतंत्र का सेंट्रल डॉक्ट्रिन है यानी कि मूल सिद्धांत है या केंद्रीय डॉक्टर सिद्धांत है यहाँ पे कि द स्टेट जो सरकार जो है, जो राज्य है, इज नॉट अ मास्टर, यह जो मालिक नहीं है, सरकार जो है मालिक नहीं, तो राज्य मालिक नहीं होता, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, बल्कि यह जनता का सेवक होता है। सरकार के यह जनता का मालिक नहीं होता, जनता का मालिक नहीं है, बल्कि जनता के यह सेवक है, नौकर है। सरकार जनता की सेवक है, स्टेट जो है जनता का मालिक नहीं, जनता के वह सेवक है। और इसी को सुरक्षित को, इसको कायम रखने के लिए अखबार जो है ना काम करते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नंबर 4 में देखते हैं, द प्रेस एज अ होल का मतलब होता है कुल मिलाकर के। द प्रेस एज अ होल इन दिस टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, जिस तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ की आज़ादी को ले रहे हैं ना, द प्रेस इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीसफुल ब्रिटेन। जब प्रेस में जो यानी कि शांति होती है ना, तो प्रिटी फ्री होती है, यानी कि बहुत ही स्वतंत्र होते हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में। देयर इज नो शेड ऑफ, शेड का मतलब छाया, देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट समहाउ कंट्राइव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। दोस्तों यहाँ पे जो राजनीतिक राय की कोई छाया नहीं है जो किसी तरह खुद को व्यक्त करने के प्रयास नहीं करती है। बट इफ़ गो इट इमेजिन, लेकिन हम लोग यह कल्पना करें, बट इफ़ वी गो ऑन इमेजिन, इमेजिन का मतलब कल्पना, लेकिन हम लोग यह कल्पना करें दैट एनी पार्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस, कि जो प्रेस का कोई विशेष अंग एंजॉय दैट, जो आनंद लेता है, एंड लार्जर लिबर्टी, ज़्यादा आज़ादी ऑफ बीइंग अ फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फोरम का मतलब होता है मंच, पब्लिक ओपिनियन का मतलब यानी कि जनता का विचार। ये कह रही है जी, यदि हम लोग यह कल्पना करें कि प्रेस की किसी विशेष अंग को जनमत का अंग होना चाहिए, कि अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है ना, तो हम लोग वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, यह हम लोग गंभीर गलती कर सकते हैं। हम लोग यह मान बैठते हैं कि अखबार जो है ना, वह जनता के विचारों का मंच है, इसलिए वह ज़्यादा आज़ादी को एंजॉय करता है ना। वी आर ग्रेवली अंडर मिस्टेकन, यह हमारे बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। यह जो अखबार है ना, यह जनता का विचारों का मंच नहीं होता। दोटी एल्सियर यह आपको समझाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे यह रीजन दे रही है। एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल्ड
सेकल्ड का मतलब होता है बंधा होना हो। टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलोड्स, ओवरलोड्स का मतलब है अधिपति, यानी कि दोस्तों यहाँ का प्रत्येक अखबार जो होता है ना अपने मालिक, ओवरलोड का मतलब अपने मालिक के हाथों का गुलाम होता है, यानी कि अखबार यानी कि अखबार के जो हाथ जो पैर होता है ना, यानी कि सेकल्ड किए हुए लोहे के जंजीर से बांध देते हैं। आपको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करना है, मेरे हिसाब से आपको काम करना है, चलना है, एक एडिटोरियल शेयर कहती है। एंड एवरी न्यूज़ पेपर, सेकल्ड का मतलब हर अखबार जो होता है ना वह सेकल्ड है, बंधित है अपने मालिकों के। इन द मिस्टर्न यानी कि अनमर्सीफुल सर्वेंट का मतलब होता है यहाँ पे बेदर्द, बेरहम नौकर, एक बेदर्द और बेरहम नौकर की तरह। एक्सरसाइजेज का मतलब होता है यहाँ पे अधिकार करना, इस्तेमाल करना। एक्सरसाइजेज अ पावर ऑफ बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर एंड ऑन द पब्लिक जनरली। इस प्रकार जो अखबार होती है ना अपने मालिक के इशारों पे काम करता है, और अपने रीडर्स का मतलब होता है पाठक, और पब्लिक मतलब जनता और पाठक के आंखों पे बहुत बॉन्डेज यानी कि शक्तिशाली बॉन्डेज, एक पट्टी लगाने का काम करता है। उनको यह सच्चाई उनके नज़रों से दूर करने की कोशिश करता है। यह मालिक बांधे हुए रहता है पैर। इन नीड we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press। कह रही है डॉक्टर शेयर कि बी में से हम कह सकते हैं that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is, ये जो जन विचार जो होते हैं ना, एक जनता के जो विचार होती है यानी कि जो आम जनता के जो विचार होती है वो उस पर जो प्रतिबंध लगा होता है ना वह सरासत गलत है, या ऑफिशियल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, वह प्रेस पर लगाया, प्रेस पर सरकार द्वारा लगाया गया सेंसरशिप वह कम होता है, बल्कि द प्रेस के मालिक के द्वारा लगाया गया अनऑफिशियल सेंसरशिप यानी कि गैर आधिकारिक सेंसरशिप ज़्यादा होता है। डोटियल सर कहती है कि बी में से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा होता है ना वह सरकार के द्वारा कम और प्रेस के मालिक के द्वारा ज़्यादा लगाया होता है। विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन, यही कारण है कि अखबार जो है ना या प्रेस जो है वह नॉट सो मच एक्सप्रेस यानी कि जनता के विचारों को ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाता है। एज मैन्युफैक्चर इट, मनगढ़ंत खबरों का निर्माण करता है, ना कि जनता के विचारों को व्यक्त करता है। क्योंकि जो प्रेस जो होता है ना वह अपने मालिक के इशारों पे काम करता है, मालिक का गुलाम होता है, इसलिए वह जनता को विचारों को कम व्यक्त करता है और मनगढ़ंत खबरों को ज़्यादा करता है। यहाँ पे प्रेस में नंबर 5 पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे द एडिटोरियल पॉलिसी यानी कि किसी भी अखबार का महत्वपूर्ण सबसे जो पार्ट होता है, पृष्ठ होता है ना, वो एडिटोरियल होता है यानी कि संपादकीय होता है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल, डेली का मतलब रोज, दैनिक समाज, इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, और यह जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोला गया है कि डोटियल सर बोल रही है कि एडिटोरियल ऑफ द पॉलिसी ऑफ द, एक लोकप्रिय दैनिक समाज पत्रों में जो एडिटोरियल पॉलिसी होते हैं, जो संपादकीय नीति होते हैं, इस कंट्रोल द बाय 2 चीफ फैक्टर्स यानी कि दो मुख्य कारकों के द्वारा यह नियंत्रित होता है, यह संपादकीय नीति। द फर्स्ट यानी कि समझिएगा 2 फैक्टर कौन कौन है। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, पहला जो है विज्ञापनदाताओं के हित में, इंटरेस्ट का मतलब है कि हित, यानी कि आप अखबारों में बहुत सारे देखते होंगे, यहाँ पे पहले पेज पर यहाँ पे प्रचार आना शुरू हो जाता है, उसके पीछे क्या क्या राज है उसके बारे में देखेंगे, उसके डोटियल शेयर खोल रही है। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम द होम, वह जो है पहले जो विज्ञापन हो यहाँ पे फ्रॉम हिट गेट्स मनी, उन्हें विज्ञापनदाताओं से अखबार को गेट्स द मनी, वो धन के प्राप्त होते हैं। विच इनेबल्स इट कीप अप द लार्ज सर्कुलेशन, अपनी बड़ी बिक्री को बनाए रखने के लिए, सर्कुलेशन यानी कि बड़ी अपने प्रसार को बनाए रखने के लिए यह धन की आवश्यकता होती है, उस धन की प्राप्ति विज्ञापनदाताओं से ही होती है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर
वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब होता है यहाँ पे वैसा अखबार जो बहुत ज़्यादा दूर तक इसको पढ़ा जा सके, दूर दूर तक इसको बिक्री होती है, जिसका प्रसार है ना वो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर यानी कि डेयर सपोर्ट, वह अखबार जो दूर दूर तक फैल रहा है ना, डेयर सपोर्ट, उसकी हिम्मत नहीं है कि पब्लिक पॉलिसी हाउएवर पब्लिक पॉलिसी एक जननीति का समर्थन कर दे। एक जननीति के बारे में अच्छी चीज़ अपने अखबार में छापने के सहाय हाउ मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि वह पॉलिसी कितना भी राष्ट्रीय हित में क्यों ना हो, उसके समर्थन का हिम्मत न्यूज़पेपर को नहीं है। डेट माइट कन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मेल न खाना, विरोधी होना। डेट माइट कन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड के इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वास्थ्य और पिक्ड एडवर्टीजमेंट, यानी कि द्रोटिया सर कहती है कोई भी न्यूज़पेपर यानी कि जिसको पहुंच बहुत दूर दूर है, दूर दराज में क्षेत्रों में बिक्री होती है ना, वह किसी भी पब्लिक पॉलिसी में यानी कि पब्लिक पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए अगर वह पॉलिसी, अगर वह नीति जो एडवर्टीजमेंट जो है ना उससे निहित स्वार्थ के राह में आती है, वह उनके निहित स्वार्थ से मेल नहीं खाती है ना, तो कोई भी अखबार वैसी नीति का समर्थन नहीं करती है, वैसी नीति को अपने अखबार में जगह नहीं देगा जो नीति इस अखबार में विज्ञापन के दाताओं के द्वारा निहित स्वार्थ से नहीं खाती है। मतलब कि अखबार के लिए उसके विज्ञापन दाताओं के जो निहित स्वार्थ है ना, वह है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय नीति से। 10 अब इसमें एनी प्रोपोजल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द जीएसटी, इस प्रकार से यह यानी कि कोई भी पर्चा, कोई भी ब्रांडेड यानी कि कोई भी ब्रांडेड गुड्स होते हैं, यानी कि जो सामान होते हैं ना ब्रांडेड गुड्स, उनको नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार लेकर आती है ना, तो विल बी वायलेंटली, यानी कि वो जो अखबार वाले उसको खुल्लम खुला विरोध करती है, वायलेंटली अपोस्ट करते हैं। जैसे कि 1939 ईस्वी में हुआ था मैजरीन के लिए। मैजरीन क्या है? एक नकली मक्खन है, यह संस्था भी था, और उसके साथ में जो हुआ वह उदाहरण है। कोई भी प्रपोजल जो ब्रांडेड गुड्स है, जो ब्रांडेड वस्तु है, नियंत्रित करने के लिए सरकार लाती है, विल बी वायलेंटली अपोज्ड। वह अखबार वाले भारी विरोध करते हैं और उन द लॉर्ड्स लेफ्टियर्स ऑफ द हाइजीनिक ग्राउंड्स। हाइजीनिक ग्राउंड्स का मतलब होता है यहाँ पे बड़े स्वार्थ के कारणों के अखबार वाले उसका विरोध करते हैं। बाय द पेपर्स दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग, जिस अखबार में ब्रांडेड अखबारों में विज्ञापन छपते हैं ना, वह अखबार जो होते हैं किसी ब्रांडेड गुड्स को, प्रस्ताव को, इसको जमकर विरोध करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे ओर एनी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, दैट रिफ्यूजेस टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ पावरफुल नेशन ऑफ द ऑर्गन सेंस, एनी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद that refuses the highest advertising rates of the powerful nation organ, यानी कि कोई भी उत्पाद, कोई भी वस्तु, कोई भी उत्पाद, कोई भी विज्ञापन के लिए ऊंचे दर्जे देने से इनकार करें, यानी कि मोटी रकम देने से इनकार मना कर देता है, वह अपने प्रचार के लिए वह उत्पाद कितना भी अच्छा हो, विल बी डिनाइड टू अखबार। और अखबार वाले उसको भी क्या कर सकते, गलत ठहरा देते, तो उस उत्पाद को निंदा करना से, यानी कि रिमेंबर ऑफ द असेम्ड, और उसके सपनों को चकनाचूर करते हैं। और इस प्रकार से प्रोडक्ट जो है ना, ड्रिवन ऑफ द मार्केट, वह मार्केट से दूर चले जाते हैं, उसको खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि अखबार वाला जो है उसके बारे में भला बुरा छापने लगता है, क्योंकि उसने वैज्ञानिक के मोटी रकम देने से इनकार कर दिया यहाँ पे, इसलिए अखबार उसकी निंदा की, उसके सपनों को चकनाचूर किया, इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को बाहर कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे प्रेस्कारियस पढ़ लेते हैं। इट मस्ट इंक्रीज इट्स स्केल टू जस्टिफाई इट एडवर्टाइजिंग रेट्स एंड द डिसएसोसिएट का मतलब होता है यहाँ पे संबंध विच्छेद करना, समर्थन न देना। ये जो इट इज़ नो अलाउड टू नो प्रोडक्ट अलाउड इट्स सेल एडवर्टाइजिंग, जो इस प्रकार से जो विज्ञापन चक्र है ना, एडवर्टाइजिंग चक्र है ना, जो प्रोडक्ट नौकरी लगा है उसको जो मोटी रकम देकर वह अपने आप अखबारों में ही छापता है।
अपने अखबार में उस प्रकार के प्रोडक्ट को, उस प्रकार के एडवर्टीजमेंट को इस्तेमाल करने की अनुमति आपको अनुमति नहीं देते हैं। उसके बारे में भला बुरा अखबार में छापना बुरा कर देते हैं। यह उत्पाद स्वास्थ्य के दृष्टि से इस्तेमाल ठीक नहीं है। उसका इस्तेमाल उत्पाद बाजार समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस उत्पाद में, उस विज्ञान में उस मोटी रकम मना कर देता है। ऑल दिस अंडरस्टैंडेबल का मतलब है कि ये सब समझ के लायक है, स्वाभाविक है। सिंस अ बिग सर्कुलेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा, ये जो बहुत बड़ा अखबार का जो स्पिल्स का मतलब बैंकक्रप्टी, यानी कि सिंस अ बिग सर्कुलेशन स्पिल्स बैंकक्रप्टी, यानी कि स्पिल्स बैंक से का मतलब तो इफ द पेपर रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, और अर्निंग्स का मतलब होता है यहाँ पे इनकम। एक बड़ा अखबार जिसके दूर दूर तक पहुँचे, जिसकी बहुत सारे प्रतियां बिकती है ना, तो डिपेंड्स ऑन द सेल्फ रेवेन्यू, वो अपने आप के लिए, अपने लिए हो जाएगा तो ज़्यादा दिवाल निकल जाएगा, उसका भाटा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा समझिएगा। अगर वह अपनी आमदनी के लिए पूर्ण रूप से अपने बिक्री पे आश्रित हो जाए ना, वह बर्बाद हो जाएगा। सुनिएगा, क्योंकि एक अखबार को छापने की कीमत 20 समय होती है। वह 20 से 25 मिनट का अखबार 20 से 50 मिनट में मिलती है। सोचिए, यह 25 रुपये का लगाकर आपको 5 रुपये में अखबार बेचेगा, तो वह उसको भाटा बैठेगा कि घटेगा। तब यह सोचने वाली यह बात है कि 25 लगाकर 5 में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसका माइलेज नहीं देता होगा। एवरी पेपर लिव्स इन एप्रिचुअल, यानी कि यहाँ पर बोला है कि एडिटोरियल सर बोलती है कि एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ प्रिचुअल क्रिएचर्स अनबैलेंस, हर एक अखबार और सतत संतुलन में रहता है। कैसे? सुनिएगा। इट मस्ट इंक्रीज इटसेल्फ, अपने सेल का क्या होता है मतलब बिक्री, अपने बिक्री को बढ़ाने पड़ती है। टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट, या अखबार वाला जो प्रोडक्ट्स उत्पादों से एडवर्टाइजिंग करती है, रेट लेती है ना, जो विज्ञापन का जो दर ले लेता है, यानी कि विज्ञापन का जो खर्च लेता है, विज्ञापन के लिए पैसे लेते हैं ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए, सही साबित करने के लिए वो अपना अखबार को बिक्री आप बनाना पड़ता है। एंड मस्ट, अपने बढ़ाने के लिए इट सेल मस्ट more copies the advertising of wealth financial disaster, consequently the more video is powerful organ जिससे किया है, जिससे यह पैसा लेता है ना एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी बिक्री बढ़ानी है। तो एंड टू इंक्रीज इन सेल्फ, तो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इट मस्ट सेल फॉल बिलो द प्रोडक्शन, तब लागत मूल्य से सभी कम पर बेचना पड़ता है। इट सेल्स ऑफ द मोटी कोल। देखिए यहाँ पे डोटियल सर्कल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग बिल जो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने प्रतियों के लिए यहाँ पे 1700 लेते हैं, तो हम लोग भी उतने ले, जिससे यह जो ज़्यादा कॉपी इट ड्रॉज हायर प्रोपोर्शन ऑफ द इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। और ये जो महंगे और साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाएँ होती है ना, इनकी जो अधिकांश रेवेन्यू जो होती है ना बिक्री से होती है। यही कारण है कि ये महंगे हैं। और जो सस्ते हैं ना, इसका कारण है कि उनकी जो आमदनी है जो विज्ञान से होती है। देयर फॉर द कंपेरेटिवली, यानी कि जो कंपेरेटिव, जो तुलनात्मक, जो अमीर जो है ना, वह who can afford the skills independent expression, या केवल तुलनात्मक रूप से समृद्ध है जो लोग हैं ना, can offered as पुरस्कृत कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो अमीर लोग हैं, अमीर पत्र पत्रिकाएं लोग हैं और अपने अखबार पढ़ते हैं, और वही लोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं। और जो संस्था समाचार पत्र है ना, वह विज्ञापन दाताओं के लिए हितों के अनुसार गढ़ी खबरों को पढ़ पाते हैं। वो महिला पत्र पत्रिकाएं लोग स्वतंत्र खबरों को पढ़ पाते हैं। यह महंगे पत्रकारों में नहीं, ज़्यादा आमदनी बिक्री से होती है। और सस्ते वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, धन से प्राप्ति करते हैं। तो हम इसलिए वे लोग न्यूज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो महंगे वाले लोग होते हैं ना, ये जनता को, व्यक्तियों को देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस कितना स्वतंत्र है। यह एक ऐसे है जिसको लिखा डोटियल सर। आप लोगों ने
पैराग्राफ 6 तक देखें कि यहाँ पे यह बताया गया है कि अखबार में छपी हुई यह खबर सब सत्य नहीं होती। अखबार में जितनी भी खबर छपती है वह अखबार में जितनी भी खबर छपती है, जितने भी विज्ञापन दाता होते हैं उनके हितों से प्रभावित होती है। तो आगे डोटियल शेयर क्या कहती है जानने की कोशिश करते हैं। अब आज के जो वीडियो की शुरुआत होती है हाउ फ्री इज द प्रेस, पैराग्राफ नंबर 7। तो पैराग्राफ नंबर 7 की शुरुआत करते हैं और पैराग्राफ नंबर 7 बोला जा रहा है यहाँ पे, द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अर्निंग बोल सकते हैं, इसको हम लोग अर्निंग बोल सकते हैं। वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन इट्स। डोटियल सर कहते हैं कि द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़ पेपर ऑफ रेवेन्यू, अखबार की जो आमदनी जो है वह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, वह स्रोत होता है। यह इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन, यह उस आदमी का स्रोत, उस आदमी का संपत्ति होता है। और कंपनी डैट ओन इट्स, जो व्यक्ति जो कंपनी अखबार को चलाती है उस व्यक्ति उस कंपनी के पास जो पैसा होता है ना, उसके जो संपत्ति होती है ना, वो उस अखबार को आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता है। आमदनी का सबसे दूसरा बड़ा स्रोत होता है न्यूज़पेपर। अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमाइंड। डोटियल सर कहती है कि अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसीज लार्जली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, डिटरमिन्ड बाय द पर्सनल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि द्वेष, और पॉलिटिकल एम्बिशंस का मतलब होता है यहाँ पे राजनीतिक महत्वाकांक्षता, और प्रोपराइटर का मतलब होता है यहाँ पे मालिक हैं। दोस्तों डोटियल सर कहती है कि अखबार जो है सबसे बड़ा आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता है। और अकॉर्डिंगली अतः इट्स पॉलिसी, और यह जो नीति जो होती है ना, इट्स लार्जली डिटरमाइंड, यानी ये काफ़ी हद तक डिटरमाइन सुनिश्चित की जाती है तो बाय द पर्सनल एस्पेक्ट्स, यानी कि व्यक्तिगत द्वेष और पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ इट्स प्रोपराइटर। अखबार के मालिक जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है ना, या उनकी व्यक्तिगत द्वेष होती है ना, काफ़ी हद तक अखबार के नीति के द्वारा प्रभावित होती है। द फेलियर का मतलब होता है असफलता। द फेलियर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द फेलियर ऑफ ग्रेट न्यूज़ पे मैग्नेट टू सिक्योर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कह रहे हैं यहाँ पे द फेलियर ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूज ग्रेट मैग्नेट टू सिक्योर, हासिल करना, प्राप्त करना गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में बी द सिग्नल का मतलब होता है संकेत, फॉर द अनलिसनिंग ऑफ वर्लेंट का अर्थ होता है यहाँ पे उग्र और गंभीर होना, और खतरे और क्रोधपूर्ण होना है, यानी क्रोधपूर्ण होना है। कैंपेन का मतलब अभियान होता है। इन एवरी ऑर्गन विच कंट्रोल्स, ये लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि द फेल्यूर ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट न्यूज पेपर मैग्नेट टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। यदि अखबार का कोई मालिक, यदि कोई किसी मालिक को सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, यानी सरकारी पद नहीं मिल पाता है, या किसी अखबार के मालिक को, किसी अखबार के कंपनी को सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि मनचाहा कार्य सरकार के मंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है, तो मे बी अ सिग्नल, यह संकेत हो सकता है कि फॉर द अनलिसनिंग ऑफ द वायरलेंट कैंपेन, यह संकेत हो सकता है कि वह अखबार का मालिक, वह अखबार की कंपनी अब एक क्रोधपूर्ण या द्वेषपूर्ण या एक गंभीर अभियान की शुरुआत कर सकती है। इन एवरी ऑर्गन विच कंट्रोल्स, यानी कि उन अंगों में, उस हर प्रेस में जिस उस व्यक्ति का, उस कंपनी का अधिकार है, अंगेज द मिनिस्टर और पार्टी विच हैज डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशंस, यानी कि जिस मंत्री ने, अंगेज द मिनिस्टर, जिस मंत्री ने, जिस पार्टी ने, जिस दल ने अखबार के मालिक को के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है ना, वह अखबार का मालिक अपने अखबार के माध्यम से उस मंत्री के खिलाफ, उस राजनीतिक पार्टी के, उस राजनीतिक दल के उग्र और गंभीर और क्रोधपूर्ण कैंपेन यानी कि अभियान शुरू करता है या चलाता है, या अपने अखबार में भला बुरा छापना शुरू कर देता है, जिससे कि वह सरकार का मंत्री या वह राजनीतिक दल दबाव में आ जाता है और अखबार के मालिक के हर मांग को पूरी करने के लिए विवश हो जाता है।
आगे देखिए जनता के बारे में क्या कहना है। द पब्लिक यानी कि जनता, द नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस, यानी कि इन पर्सनल बायस का मतलब पक्षपात। यह जो व्यक्तिगत पक्षपात होता है ना, यह पब्लिक इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। यह पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस, यह जो व्यक्तिगत पक्षपात होता है ना, पब्लिक को जनता यानी कि जनता के बारे में कुछ पता नहीं होता है। बिहाइंड द अटैक यानी कि अखबार में मंत्री के खिलाफ या राजनीतिक दल के खिलाफ जो अटैक होता है ना, जो हमला होता है ना, उनके बारे में भला बुरा छापा जाता है। उसके पीछे कोई की जो राजनीतिक चाल होती है ना, वह जनता उसके बारे में कुछ नहीं जानती है। एंड अ लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क द कंट्रोल विच टाइज ऑफ होल ग्रुप ऑफ द लंदन एंड द प्रोविजन एंड प्रोविकल प्रेस इज द हैंडल सिंगल और कंबाइन। अब डोर्ची सिंगल कहती है डोटी एल्स, और व्यक्तिगत हमला जो मंत्री पर होता है ना, उसके बारे में जनता को कुछ पता नहीं होता है। एंड लिटिल, और बहुत थोड़ा पता होता है कि वास्ट द फास्ट नेटवर्क, वह विशाल नेटवर्क का, उस विशाल नेटवर्क कंट्रोल का थोड़ा सा पता रहता है। विच टाइज ऑफ द होल ग्रुप्स ऑफ द लंदन प्रोविंशियल प्रेस, जिस माध्यम से लंदन जो है, लंदन और प्रोविंशियल प्रेस का, वह एक आदमी या दो आदमी का हाथ में यह बंधा होता है। इसके बारे में लोगों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होता है। एंड द पब्लिक सीज ओनली, और जनता सिर्फ वही देखती है। एंड पब्लिक सीज ओनली द ग्रेट ओनली नंबर ऑफ द, और जनता की यह देखती है कि यह जो ग्रेट नंबर ऑफ यानी कि बहुत टेरे यानी कि इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स, स्वतंत्र संस्थाएं आर यूनाइटेड, यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। और इन सिंगल सेबेज द परसिस्टेंट कंडेमनेशन का मतलब होता है यहाँ पे दोषी ठहराने की क्रिया। आम जनता यह देख पाती है कि यह बहुत सारे अखबारें जो है यह एक हो गए हैं और मंत्री को दोषी ठहराने के लिए, गलत कार्यों को उजागर करने के लिए बहुत सारे अखबारें, बहुत सारे प्रेस एक हो गए हैं। लेकिन जनता यह नहीं समझ पाती है कि यह अखबार वाले एक नहीं हुआ है, यह इन अखबारों का मालिक एक है। उस मंत्री ने इस अखबार के मनचाहे कार्यों को पूरा नहीं किया है, इसलिए यह अखबार के मालिक अपने माध्यम से मंत्री के खिलाफ में गलत दुष्प्रचार करवा रहा है। जनता यह नहीं समझ पाती है। आगे समझिएगा। अनलेस का मतलब होता है यहाँ पे जब तक नहीं। अनलेस का मतलब जब तक नहीं। अनलेस ही एज एक्सेप्शनली, यहाँ पे एक्सपेक्शनली, यहाँ पे एक्सपेक्शनली का मतलब होता है असाधारण रूप से, एक्सेप्शनली श्रूर यानी कि असाधारण रूप से चतुर न हो, यानी कि श्रूर का मतलब है यहाँ पे एक्सेप्शनली सिनिकल, जनकल असाधारण रूप से संदेही ना हो। और एक्सेप्शनली रिजोल्यूट का मतलब क्या हो, यहाँ पे होता है कि असाधारण रूप से दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्पित ना हो। इंडिपेंडेंट माइंड, और स्वतंत्र माइंड वाला नहीं हो, दिमाग वाला नहीं हो। ही कैन सक्सेसफुली हेल्पिंग बीइंग इन्फ्लुएंस, यार जो भ्रामक और झूठी खबरों का वो उससे बचाया नहीं जा सकता है। मतलब जो अखबार में भ्रामक खबरें जो छपते हैं, जब तक जनता महत्वपूर्ण नहीं होगी, सब बहुत संदेह किस्म की नहीं होगी, जब तक दृढ़ निश्चय वाले नहीं होंगे, तब तक वह इन झूठी खबरों से प्रभावित होने से बच नहीं सकते हैं। एंड हैविंग द इन्फ्लुएंस, और ये क्या करते, जनता का जो मत है ना, वो भी क्या होगा, प्रभावित बिना नहीं हो सकते। एंड इट इज़ ओड्स, आगे जो शेयर्स कह रही है कैंड इट, और यह संभावना है कि विल नेवर रियलाइज द नेचर, और आम जनता कभी यह समझ ही नहीं पाएगी द नेचर ऑफ द प्रेशर, यानी कि जो दबाव की जो प्रवृत्ति, यानी ब्राउट टू बी बियर अपॉन हिम, यह संभावना है कि वह अपने ऊपर लाए गए दबाव की प्रवृत्ति को यह महसूस ही नहीं कर पाएगी। जनता जो है ना, अखबार भ्रामक खबरों के माध्यम से किस प्रकार दबाव और किस प्रकार के मन और मस्तिष्क पर डालते हैं कि हम आम जनताओं को समझ भी नहीं पाते हैं, डोरोथी एल शेयर कहती है। पैराग्राफ नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है बट स्टिल मोर सीरियस, यह जो है दुष्प्रभाव आपने पढ़ा, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर दुष्प्रभाव आप लोग को अवगत करा रही है डोरोथी एल शेयर्स, समझिएगा। बट स्टिल मोर सीरियस, और उससे भी गंभीर, बिकॉज मोर स्टेबल, सटल का मतलब होता है यहाँ पे सूक्ष्म,
अब उससे भी गंभीर बात होगी क्योंकि ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा जटिल है, ज़्यादा गुण है। देन द कंट्रोल अप्लाई टू इंडिविजुअल पेपर्स बाय द पेपर्स काइंड ऑफ इंटरेस्ट। वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हितों के द्वारा अलग अलग अखबारों में जो कंट्रोल जो नियंत्रण होता है ना, उस नियंत्रण से कहीं ज़्यादा खतरनाक नियंत्रण सुनिएगा क्या होता है। इज़ द कंट्रोल एंड द सेंसरशिप एक्सरसाइज बाय द प्रेस अपॉन द न्यूज़ एंड ओपिनियंस विच डिस्क्रिमिनेट्स, यानी कि डिसमिनेट्स का मतलब होता है प्रसारित करना, प्रचारित करना। यानी अखबार का कार्य क्या है, न्यूज़ का समाचार को ऑन ओपिनियंस और जनता के विचारों को दूर दूर तक फैलाना, यह अखबार का या प्रेस का कार्य है। लेकिन प्रेस क्या करता है ना, इसी न्यूज़पेपर में, इसी समाचार पत्र में, इसी ओपिनियंस पे, इसी जनता के विचारों पे वह अपना नियंत्रण इज द नियरेस्ट कंट्रोल ऑफ द सेंसरशिप, यानी कि अखबार पर, अपने समाचार पत्र पर, आप जनता के विचारों पर जिसको फैलाना है उसका कार्य है, उस पर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल, अपना सेंसरशिप थोप देता है। यह कहीं ज़्यादा खतरनाक है। द कंट्रोल या वह कंट्रोल यानी वह नियंत्रण, जो रेस्ट अपॉन एंड द एक्सप्लेन, यानी कि वह प्रेस और ओपिनियन पर द कंट्रोल रेस्ट अपॉन, यह जो नियंत्रण है ना, रेस्ट अपॉन यानी कि आधारित होता है एक्सप्लॉइट्स टू बेसिक कंजप्शन अबाउट द पब्लिक। एजम्पशन का मतलब होता है कि पूर्व मान्यता धारणा, यानी कि पूर्व धारणा। जनता के पास दो अवधारणाएं होती है, प्रेस के पास दो अवधारणाएं होती है। जनता के बारे में दो धारणाएं होती है, प्रेस के पास पहला दैट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश, यानी कि यहाँ पे आम जनता के पास इतनी सूझबूझ नहीं है डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड, यानी कि विभेद करना, अंतर करना। यानी कि जनता के पास इतनी सूझबूझ नहीं है कि वह सच्चाई और झूठ के बीच में अंतर स्पष्ट कर सके। यानी कि अखबार वाले इन दो अजम्पशन को मानते हैं कि इनका यह मानना है कि दैट दे हैव नॉट विद द, यानी कि जनता के पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतने दिमाग नहीं, इतनी चतुराई नहीं है तो डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, यानी कि सत्य और असत्य के बीच फर्क को समझ सके। that they do not care about statement as false, अतः जनता तनिक भी परवाह नहीं करते, don't care all that statement is false, यानी कि अखबार में जो स्टेटमेंट है, जो कथन है ना, वह गलत है, वह प्रोवाइडेड टिटलेटिंग, बशर्ते कि टिटलेटिंग का मतलब होता है बुदबुदाने वाला। अगर अखबार में कोई स्टेटमेंट गलत है, कोई कथन जनता को बुदबुदा रहा है, वह जनता को अच्छा लग रहा है ना, जनता इस बात की परवाह नहीं करती है कि यह स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। यह दो एजम्पशन जो है, जो प्रेस वालों को जनता के बारे में जानते हैं, सोचते हैं। नाइदर एजम्पशन इज फ्लैटरिंग, ये दोनों जो धारणाएं जो है ना, फ्लैटरिंग नहीं है, यह चतुकारी नहीं है। इन need between the language used privately by the late Lord Northcliffe about his British reader and the language used publicly by Hitler about his German readers, there is very little to choose। दोस्तों डोटियल शेर कहती है कि बिटवीन द लैंग्वेज यूज टू प्राइवेटली बाय द लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, ये जो लेट का मतलब होता है स्वर्गीय होता है, लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, ये जो प्रेस के मालिक के नाम है ना, प्रोप्राइटर है, यानी कि प्राइवेटली, यानी कि निजी रूप से, निजी तौर से इनके द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, अबाउट हिज ब्रिटिश रीडर, यानी कि ब्रिटिश पाठकों के बारे में स्वर्गीय लॉर्ड नॉर्थक्लिफ के द्वारा निजी रूप से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, एंड द लैंग्वेज यूज्ड बाय पब्लिक बाय हिटलर, और जर्मनी के जो हिटलर के द्वारा सार्वजनिक रूप से जिस भाषा का इस्तेमाल जर्मन रीडर्स करते हैं, कि जर्मन पाठकों के लिए किया जाता है, देयर इज लिटिल टू चॉइस, इन दोनों भाषाओं के बीच कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि प्रेस भी वही भाषा बोलता है जो भाषा जर्मनी के हिटलर बोलता था। अंतर क्या था, प्रेस उस भाषा को निजी रूप से बोलता था, प्राइवेटली बोलता था, और जो हिटलर था ना, वह पब्लिकली बोलता, वह तानाशाह था, वह सार्वजनिक रूप से उसी भाषा का बोलता था। द्रोटियल शेर कहती है कि अखबार और जो हिटलर की जो भाषाओं में कोई अंतर नहीं था, ये बस सिर्फ एक प्राइवेटली बोलता, निजी रूप से बोलता था, और दूसरा खुलेआम बोलता था। बट बोथ एज्यूम्स यानी कि दोनों का मानना है, प्रेस का भी मानना है और जर्मनी के हिटलर का भी मानना है,
दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, कि रीडर्स जो पाठक जो है ना, वो आम जनता है ना, उनसे कुछ भी विश्वास कराया जा सकता है। यानी कि आम जनता कुछ भी विश्वास कर सकती है अगर अखबार में छपे तो। ये मानना है जर्मनी के हिटलर का भी और प्रेस वालों का भी। द रिजल्ट इज डैट, यानी कि इसका परिणाम यह हुआ कि दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग which used to be prior to the old fashioned independent newspaper, और पुराने जो समाचार पत्र होते थे ना, जिनके द्वारा सच्चाई को छापा जाता था और उस पर वह प्राइड फील करते थे, गर्व महसूस करते थे, तो परिणाम ये हुआ कि उन लोगों ने स्लिप स्लॉट के लिए, यानी कि स्लिप स्लॉट का मतलब होता है यहाँ पे, स्लिप स्लॉट का मतलब होता है यहाँ पे लापरवाही से किया गया कार्य। एंड टेंडेंसेंस देख रहे हैं ना, टेंडेंसेंस का मतलब होता है यहाँ पे विवादपूर्ण। और पहले के अखबार जो सच्चाई को छापती थी और प्राइड फील करती थी, तो आज उन लोगों ने स्लिप शॉट यानी कि लापरवाही से छपी खबरों को और विवादवत खबरों के लिए स्थान बना दिया है। अब वे लोग एक्यूरेटली रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और बल्कि ब्लफ करते हैं, उनके स्लिप शॉट एंड टेंडेंसीज टाइप की रिपोर्टिंग की जाने लगी है। इसका उदाहरण क्या है? डोटियल सर उदाहरण देते हैं 9 नंबर। आई शुड लाइक टू इलिस्ट्रेट, मैं एक इलिस्ट्रेट करना चाहूँगा, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, एक उदाहरण स्वरूप समझाना चाहूँगी। विथ क्वाइट ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली एग्जाम्पल्स ड्राउन फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि उनके खुद का व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि अपना खुद का व्यक्तिगत आधारों पर मैं उदाहरण स्वरूप आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहूँगी। द वेरियस वेजेस बाय द विच, यानी कि बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन कैन बी डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है यहाँ पे, डिस्टॉर्टेड का मतलब है तोड़ ममोड़ कर पेश करना। ये कह रही है कि अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। द वेरियस वेजेज यानी कि विभिन्न तरीकों का, बाय विच जिसके माध्यम से फैक्ट ओपिनियन यानी कि जनता के विचार कैन डिसॉर्टेड तथ्यों को, सच्चाइयों को तोड़ ममोड़ कर हम पेश किया जाता है। सो दैट अ काइंड ऑफ स्मीयर ऑफ अननियरलिटी ऑफ द स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज, और जिससे कि एक काइंड ऑफ स्मीयर यानी कि एक स्मीयर का मतलब होता है यहाँ पे दाग धब्बा, जिससे कि आप अबीर लगाते हैं ना, अबीर अपने चेहरे पे लगाते हैं ना, तो वहाँ पे चेहरे का असली रंग छिप जाता है। इसी प्रकार से जो डोटियल सर कहती है कि मैं बताना चाहूँगी कि अपने व्यक्तिगत आधार पर उन जिसके द्वारा फैक्ट एंड ओपिनियन को डिस्टॉर्ट तोड़ ममोड़ के पेश किया जाता है, सो डैट जिससे कि स्मीयर्स ऑफ द अनरियलिटी, जिससे कि जो अखबार के जो पूरे पेज पर जो झूठ का लेप लग जाता है, अखबार जो है जो सच्ची खबरें होती है ना वह दब जाए और उसके बाद ऊपर उसके जो ऊपर जो है कि झूठी खबरें छप जाए। तो डोटियल सर कहती है अखबार में इस प्रकार खबरें को तोड़ा मरोड़ा जाता है कि अखबार के पूरे पेज पर झूठे खबरें प्रकाशित हो जाए, फैल जाए। भ्रम रिपोर्ट यहाँ पे कैजुअल डाउन द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप, वह खबरें चाहे पब्लिक अफेयर्स का हो या जनता का जुड़ा हुआ या कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप यानी कि डेली आनंद में गपशप की बात हो, उसको इस प्रकार छापा जाता है कि सच्चाई दब जाए और झूठ सामने आ जाए। चलिए कुछ और उदाहरण देती है 10 नंबर, किस प्रकार के खबरें छापी जा सकती है 10 नंबर में देखेंगे। लिखा हुआ है सेंसेशनल हेडलाइंस, अखबार की सेंसेशनल बनाया जाए, उसको सनसनीखेज बनाया जाए, कुछ लोग इसको चाव से पढ़े। फॉल्स एम्फेसिस, झूठा जोर दिया जाता है खबरों पर, वैसी खबरें जो महत्वपूर्णहीन है, झूठा जोर दिया जाता है। एंड सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और जो असली बात जो है ना उसको दबाया जाता है। डोटियल सर कहती है दिस ईयर 1941 के बाद है द मालबर्न कॉन्फ्रेंस में डोटियल सर गई हुई थी। आई रीड न्यूज़पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स फॉर द चर्च कंसर्न विद पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल ग्राउंड का मतलब धार्मिक आधार
और कंसर्न का मतलब होते हैं कि चिंता, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक, और सोशोलॉजिस्ट का मतलब समाज। ये कह रही है कि मेलबर्न कॉन्फ्रेंस में 1941 की बात है। आई रीड द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार पढ़ा, मैंने समाचार पत्र पढ़ा, एक लेख पढ़ा, डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स, जो दोस्तों यहाँ पर धार्मिक आधार की रिपोर्ट थी। ये कैसी रिपोर्ट थी? तो धार्मिक आधार की रिपोर्ट थी। फॉर द चर्च ऑफ द कंसर्न विथ पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी, जो चर्च के राजनीतिक और सामाजिक चिंताओं से संबंधित वह धार्मिक आधार वाली रिपोर्ट थी। विद द कॉम्प्लीमेंटली डेंजर्स ऑफ पिटिज्म एंड कैसिज्म, इसका जो है ना यहाँ पे पाखंड होता है, और सिजरिज्म देख रहे हैं, इसका मतलब तानाशाही होता है, निरंकुशता होता है। कॉम्प्लीमेंट्री डेंजर्स, और इस बात से भी आगाह किया गया, तो उस खतरे को भी दर्शाया गया था कि सुनिएगा, द चर्च के द्वारा किए जाए पाखंड और निरंकुशता के खतरे को उस रिपोर्ट को बताया गया था। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकार्नेशन डॉक्ट्रिन, इनकार्सनी डॉक्ट्रिन देख रहे हैं ना यहाँ पे दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अवतार सिद्धांत, यानी कि माना जाता है कि ईसा मसीह जो है ना वो इंसान का और भगवान के संयुक्त रूप है। इस प्रकार के अवतार को जो डॉक्ट्रिन है ना, इस सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन है, इसके महत्व को भी रिपोर्ट में मैंने देखा। 1941 के बाद आउट ऑफ 8000 वर्ड्स, 8000 वर्ड्स को संग्रह है। 8000 यानी कि सम उस लेख में 8000 शब्द थे जो चर्च में राजनीतिक संबंधों को चिंताओं से संबंधित था, जिसमें कि चर्च के द्वारा पाखंड और निरंकुशता खतरे से आगाह किया गया था। और तो दोस्तों उस शब्दों में 8000 शब्दों में इस डॉक्ट्रिन के संबंध में जानकारी भी थी। सम 250, सम 250 आउट ऑफ द 8000 वर्ड्स, उन 8000 शब्दों में से सम 250 deals with the correction between कैसिज्म and the undue emphasis placed on sexual as contrasted with the financial mortality। और 8000 शब्दों में से जो 250 शब्द ऐसे थे, यानी कि उनका मतलब था, यानी कि कनेक्शन बिटवीन, जो तानाशाही जो था वह रीजन था, उस एंड्यू एम्फेसिस, अनावश्यक इन्फेसिस जोर, यानी कि प्लेस सेक्सुअल, यानी कि सेक्सुअल मॉर्टेलिटी का मतलब होता है कि अनावश्यक दबाव, चर्च के बारे में तानाशाही के बीच संबंध को दर्शाने के लिए 8000 में से 250 शब्द थे। डिसक्वाइट सब्सिडियरली पैराग्राफ वाज रिपोर्टेड, और यह पैराग्राफ हर जगह रिपोर्ट किया गया, इस समाचार को हर जगह फैलाया गया एवरीवेयर। और 8000 शब्दों में से 250 शब्दों को हर जगह फैलाया गया अंडर द सेंसेशनल हेडलाइंस, और इस न्यूज़पेपर को मुख्य समाचार पत्र को फैलाया गया इन अ सच मैनर, इस प्रकार से, यानी कि as to convey this is passing illusion का मतलब संकेत, from the whole subject matter of my address, इस प्रकार से सब्सिडियरी पैराग्राफ को फैलाया गया कि जो 8000 जो शब्द थे ना, वो 8000 शब्द पूर्ण रूप से सेक्सुअल मोरालिटी में पे ही ख़त्म हो गया, उस ना कि वह थियोलॉजिकल ग्राउंड पर थे। आउट ऑफ द 8000 वर्ड्स, 8000 शब्दों में से अबाउट थियोलॉजी, धर्म से संबंधित 8000 शब्दों में से द रिपोर्टर्स पिक्ड टू ओनली वन विच दे आर प्रिज्यूम्ड देयर रीड्स, एक शब्दों में से चुना, 8000 से एक शब्द ही में चुना। कौन सा वह शब्द देखिएगा, द प्रिज्यूम्ड देयर रीडर्स कैपेबल ऑफ यहाँ पे दिया गया है, उन रिपोर्ट्स देयर रीडर्स, उनके जो पाठक, उनके जो कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और समझ पाने में कथन है, इसी शब्द को सक्षम में सक्षम है, इसीलिए उन शब्दों को चुना गया था। अंत में यहाँ पे चुना गया, यहाँ पे फॉरलेशन का मतलब विवाद, फॉरनिकस का मतलब कि यानी कि विवाह के पूर्व स्वैच्छिक रूप से एक अविवाहित पुरुष एक अविवाहित महिला बीच का यौन संबंध को हम लोग दैहिक संबंध को फॉर्निकेशन बोलते हैं। जो अखबार वालों ने इसी शब्द को 8000 शब्दों में से इसी एक शब्द को चुना। यू द रीडर विल अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, आप पाठकगण इसी धूड़ी तारीफ भी करेंगे, इसके अप्रिशिएट भी करेंगे। एंड आई विल हैव कंफर्ट, यानी कि हम आपके सुविधा के लिए जोड़ देता हूँ, दैट विल रिपोर्ट्स विल मेड बाय द प्रेस मेट,
और यह रिपोर्ट है, यह जो फोन समझने के लिए अनैतिक यौन संबंध वाला, वह जो खबर थी ना, वह एक प्रेस मैन था, यानी कि आपके पसंदीदा अखबार के लिए प्रेस मैन के द्वारा वह खबर नहीं बनाई गई थी। स्पेशली सेलेक्टेड, यानी कि बल्कि उन खबर का चयन के लिया गया था फॉर जर्नलिस्ट, यानी कि धर्म से संबंधित मामलों को समझ के लिए उस शब्द का चयन किया गया था। ऑल द टोटल रिपोर्ट्स, और यह जो जितने भी तोड़ ममोड़ के और जितने भी तोड़ ममोड़ के रिपोर्ट्स एनिमिनेटेड उत्पन्न होते हैं, इमिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, जितने भी तोड़ ममोड़ की खबरें को तोड़ लिखी जाती है ना, उत्पन्न की जाती है ना, इस फ्रॉम द न्यूज़ डेंसिटी, और ये क्या करते हैं, बनाई जाती है ना, एंड द इंडिविजुअल एडिटर्स, और अदर अलग अलग संबंध व्हेन द रेमिनिस्टर का मतलब होता है विरोध करना, और जब इस प्रकार के खबरों का विरोध किया जाता है ना, फॉर वेयर द मोस्ट पार्टनर ऑफ द अबाउट, वे अपने जीवन में जिम्मेदारी से पारा झाड़ लेते हैं, उस खबर से कोई लेना देना नहीं है, वे सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। दिस इज़ हाउ ही लर्न हाउ पब्लिक मीटिंग्स, इससे आपको यह पता चलता है कि क्या होता है एट पब्लिक मीटिंग, यानी कि पब्लिक मीटिंग्स में क्या होता है, वहाँ पे कुछ और होता है, छपता कुछ और है, जो छपता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह छपता नहीं है। यह समझाने की कोशिश करते डॉटियल शेयर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे नंबर 11 पैराग्राफ में, गार्बलिंग का मतलब तोड़ ममोड़ का पेश करना, भ्रामक खबरें फैलाना, दिस इज द अखबार का काम है, दिस इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट मतलब 1 घंटा होगा, कुशल होता है यहाँ पे, ऑफ द स्पेशल अकॉम्प्लिश ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर, यानी कि जो इंटरव्यू लेता है ना वह इंटरव्यूअर है, जो आप इंटरव्यू देते हो इंटरव्यूअर है। डॉटियल शेयर कहती है कि आइए प्रेस के जो इंटरव्यूअर होते हैं वे साक्षात देना चाहते हैं, आप मेरे सामने विशेष उपलब्धि को आपके सामने रखती हूँ। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द माई लेटेस्ट प्ले, नवीनतम प्ले का मतलब नाटक, यानी मेरे न्यू नट की, आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया, व्हाट वेयर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर, यानी कि मुझसे पूछा गया कि डॉटियल शेयर भविष्य के लिए आपके क्या योजना है, फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए क्या योजना है, मुझसे पूछा गया। रिप्लाई डेट आई नेवर मेड प्लान्स, मैंने रिप्लाई किया, मैंने जवाब दिया, मैंने प्रत्युत्तर में कहा डेट आई नेवर मेड प्लान्स, मैंने कभी योजना नहीं बनाई, डेट आई नेवर मेड प्लान्स एंड प्रेफर्ड राइटिंग प्लेस टू नोवेल्स, मैं नाटक नोवेल्स की अपेक्षा करता हूँ, मैं नोवेल लिखता हूँ, मैं नोवेल की अपेक्षा नाटक की अपेक्षा ज़्यादा लिखना पसंद करूँगा। दो नेवर पेट प्रीफर्ड, यदि आप उपन्यास लिखने पर ज़्यादा कमाई होती है तो फिर भी उपन्यास कम और प्ले नाटक ज़्यादा लिखना पसंद करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इफ़ द अपॉर्चुनिटी टू राइट बाय, यहाँ पे देखेंगे आई रिप्लाइड नेवर यहाँ पे होता है, तो फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल कंसिडरेशन दैट अनदर कमीशन द कैंटरबरी, जो यहाँ पे फेस्टिवल जो है ना शहर, इंग्लैंड के जो शहर है कैंटरबरी नामक शहर है, एक फेस्टिवल ऑफ प्लेज लगा हुआ है, यह कह रही है कि नाटक लिखने का मौका मिल रहा है। तो उदाहरण के लिए तो इंद्र चित्रकारी और लेखाधिकीय विशिष्ट कार्य अधिकारियों का औपचारिक अवरोध करना जैसे कंटेम्पररी फेस्टिवल में यदि उस प्रकार के कंटेम्पररी फेस्टिवल में हुआ था, अगर अनुरोध मिलता है ना तो आई शुड अनडाउटेडली राइट इट, और सुर हम नाटकीय लिखना पसंद करेंगे। दिस इज रिप्लाई, भले ही उपन्यास आमदनी ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी मैं नाटक लिखना पसंद करती हूँ, जैसा कि कंटेम्पररी फेस्टिवल में हुआ था। दिस रिप्लाई ड्यूली अपीयर्ड इन, और रिप्लाई जो है उनका जो उत्तर था ना वह अखबार में कैसे छपता था सुनिएगा। इन द फॉर्म मिस शेयर सेड, डॉटियल शेयर ने कहा कि दे मोर प्लेस एक्सेप्शन ऑफ द कमीशन, बिना कमीशन के बिना किसी अनुरोध के अब और बिना नाटक नहीं लिखे, ये अखबार में छप गई, इन्होंने कहा था।
इन्होंने कहा था कि नोवेल्स उपन्यास लिखने में आमदनी ज़्यादा होती है, फिर भी मैं नाटक लिखना पसंद करूंगी, जैसा कि कैंटरबरी फेस्टिवल में मुझसे अनुरोध किया गया था। यानी कि अनुरोध की बात केवल कैंटरबरी फेस्टिवल्स में एक कह रही है, लेकिन अखबार में ये छपता है कि डोटी एल्सेयर कहती है कि बिना औपचारिक रूप से आगे नहीं, बिना कभी भी अब और नाटक नहीं कर सकता। मतलब इन्होंने कहा कुछ और उस खबर को किया कुछ और उस खबर को तोड़ ममोड़ के किया कुछ और। तो दोस्तों अब आगे और बचाएंगे अखबार में किस प्रकार के गलत अंजामों को दिया था अखबार में। तब तक के लिए मिलेंगे आपको ऐसे ही अपडेट के साथ। नेक्स्ट जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।